बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए 9th क्लास मैथ्स पेपर स्वाद बोर्ड का जो 23 मई 2022 को हुई है वो मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्व करता हूँ। तो सेक्शन बी उसका है क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 12 पार्ट्स है, उसमें 9 पार्ट सॉल्व करना है। तो नंबर 1 है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। साबित करना है, ये मालूम करना है कि ए बी और बी ए बराबर है कि नहीं। जनरली कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में ओबे नहीं होती प्रोडक्ट में, ठीक है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होती, ए बी और बी ए बराबर नहीं होती, ठीक है। तो पहले मैं ए बी मालूम करता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू -2, ए हमारे साथ है -2, 3, 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई बी, बी हमारे साथ है 1, -1, 2, 4। तो ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ठीक है। तो पहले में 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, जो कि दोनों बराबर है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई 1, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4। अब सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ए बी इज इक्वल टू -2 1 जार -2 प्लस 3 2 जार 6। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 से +2 आता है, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है। प्लस 3 4 जार 12, 2 1 जार 2, -1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन से -2 आता है। 2 -1 से -2 आता है और प्लस -1 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से -4 आता है। सो ए बी इज इक्वल टू -2 प्लस 6 से हमारे साथ 4 आता है। 2 - 2 0 के बराबर है, 2 + 12 14 के बराबर है, -2 - 4 -6 के बराबर है, ठीक है। अब हम बी ए मालूम करते हैं। तो बी ए इज इक्वल टू, बी हमारे साथ है 1 -1 2 4 और ए है -2 3 2 -1। सो बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। सो बी ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -2 से -2 आता है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 से -2 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 आता है और -1 और -1 की मल्टीप्लिकेशन से +1 आता है, 2 और -2 की मल्टीप्लिकेशन से -4 आता है, 4 2 जार 8, 2 3 जार 6 प्लस और 4 - 1 जार -4। सो बी ए इज इक्वल टू -2 - 2 से -4 आता है, 3 + 1 से 4 आता है, -4 + 8 से 4 आता है और 6 - 4 से 2। तो ए बी बी हमने मालूम की और बी ए, हमें नज़र आता है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ठीक है। सो ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी। और मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होती। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। एक
रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है उसका लेंथ इसके वेट के 2 टाइम है। फर्ज करें हम इसके वेट को x कहते हैं तो इसका लेंथ 2x होगा। ये पार्ट नंबर 2 है। द पैरामीटर एज 30, पैरामीटर हमारे साथ है 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो, ठीक है, 30 यूनिट्स या सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन, इसके डायमेंशन मतलब ये इसका वेट और लेंथ मालूम कर लेते। तो आप लिख रहे लेट द वेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू x। जब वेट x हो तो इसका लेंथ इसका ट्वाइस है, मतलब 2x होगा। और हमें पता है एज वी नो दैट पैरामीटर हमारे साथ बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस वेट। तो पैरामीटर हमारे साथ कितने 30 है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारे साथ 2x है और वेट हमारे साथ x है। तो 30 इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3x से आता है 3x। सो 30 इज इक्वल टू 2 3 जार 6x, बोथ साइड डिवाइड बाई 6, तो x इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। x इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, तो 2x कितना होगा 2 इंटू 5 मतलब 10 यूनिट्स। तो आखिर में यहाँ पे लिख लें सो विड्थ या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड is equal to 5 units and length is equal to 10 units। तो पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से ये सिंप्लीफाई कर ले। 81 पावर n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 इंटू 240 डिवाइड बाई 9 पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 3q। तो 81 हमारे साथ ये मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 को अगर मेरे 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81 और पावर n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 इंटू 243 में लिख सकता हूँ 3 पावर 5। 3 को अगर मैं 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे आता है 243 डिवाइड बाई 9, तो 9 आता है 3 स्क्वायर और ये पावर 2n इंटू 3q विच इज़ इक्वल टू 3 पावर 4n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं 3 पावर 4n माइनस 1 और प्लस 5 डिवाइड बाई 3 पावर, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 जार 4n और इंटू 3 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते तो 3 पावर 4n प्लस 5 प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 से प्लस 4 आता है और डिवाइड बाई 3 पावर 4n और प्लस 3। अब आसानी के लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 पावर 4n प्लस 3, ये हम इससे कॉमन लेते हैं इंटू 3 स्क्वायर। ये मैंने अलग अलग किया, अगर दोबारा ऐड करूँ तो 3 प्लस 2 से दोबारा 5 आता है, मतलब ये दोनों बराबर है। इस तरह ये मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4n प्लस 3 इंटू 3 पावर 1 या 3, इसी दोबारा ये आता है। अगर
प्लस 3 और इससे पावर 1 है, तो अगर ये मैं ऐड करूँ तो दोबारा ये टर्म आता है, ठीक है। और 3 पावर 4n प्लस 3, ये इसलिए किया कि मैं ये कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो 3 पावर 4n प्लस 3 कॉमन ले ले, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर मतलब 9 रह जाएगा, यहाँ पे ये कॉमन निकला और 3 रह जाता है, ठीक है। और डिवाइड बाई 3 पावर 4n प्लस 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 9 प्लस 3 12 के बराबर है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है पॉइंट x मालूम कर ले, और इसमें दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 log ऑफ 100 बेस x इज इक्वल टू 2, और दूसरा पार्ट है इसमें log ऑफ 12 क्यूब बेस 12 इज इक्वल टू x, बल्कि ये है log ऑफ 12 बेस 3, log ऑफ 12 बेस है, log ऑफ और 12 क्यू इस तरह है, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं ये बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ और ये पावर है, तो x पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। अब पावर बराबर है, तो अब इधर एस पावर आर इक्वल, सो एक्सपोनेंट एस बेस एस पावर आर इक्वल, सो बेस विल आल्सो बी इक्वल, सो x इज इक्वल टू 10। इस तरह ये हमारे साथ 12 पावर x इज इक्वल टू 12, ये बेस है ये पावर है, इज इक्वल टू 12 पावर 3। एस बेस आर इक्वल, सो पावर विल आल्सो बी इक्वल, इधर आप लिख ले एस बेस आर इक्वल, सो पावर विल आल्सो बी इक्वल। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मालूम कर लें। और हम ही गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। तो अब सोल्यूशन स्टार्ट यहाँ से कर ले। सोल्यूशन ये ले ले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर यहाँ लिख ले स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 स्क्वेयर। फार्मूला ओपन कर ले, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस 2bc वाई जेड प्लस 2zx ए बी बी सी और सी ए इज इक्वल टू 14 जार 196। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन, या इसकी जगह वैल्यू पुट कर ले 78 प्लस इसमें 2 कॉमन है, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 196। 78 उस साइड पे माइनस 78 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 196 माइनस 78, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस 8 से 8 आता है, 8 माइनस 7 से 1 आता है, अबर 180, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 118 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 आ गया तो 2 9 जार 18, तो इसकी वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 59। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 6 है फैक्टराइज 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 और
प्लस 16। तो इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। और ये पोर, इसका तरीका क्या है कि पोर एक्स स्क्वायर माइनस 16x हमारे साथ, और यहाँ पे भी है, और इसकी जगह हमें y ले लो, यहाँ पुट कर लो, तो आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और यहाँ लिख ले पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर a। तो ये हमारे साथ बन जाएगा y प्लस 7 एंड 2y प्लस 15 प्लस 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, y मल्टीप्लाई बाई वाई से आता है y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई 15 से आता है 15y, और 7y, 15 7 जार 105 प्लस 16। तो y स्क्वायर 15y प्लस 7y इससे आता है 22y, और इन दोनों को ऐड कर ले 6 5 11 2 और 1 1, एक कैरी आ गया तो 121, इसी 121 आता है। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 11 जार 121 प्लस 2ab, ए हमारे साथ y है और b हमारे साथ 11 है, इससे ये आता है। ठीक है, मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, y प्लस 11 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ y प्लस 11 इंटू y प्लस 11। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7, फाइंड हायर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, हम ही y क्यूब माइनस 3y प्लस 2 एंड y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3, HCF मालूम करना है, रिक्वायर्ड किया है कि HCF मालूम है। इसका तरीका क्या है कि y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3 और डिवाइड बाई y क्यूब माइनस 3y प्लस 2। अब y क्यूब से है तो 1 से होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई y क्यूब से y क्यूब आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3y से माइनस 3y आता है। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 आता है। अब ये माइनस करना है तो माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 से प्लस 10y आता है और माइनस 5। ठीक है, अब इसमें माइनस 5 कामन है तो माइनस 5 में इससे कामन लेता हूँ, जब मैं माइनस कामन ले लो 5 कामन ले तो ये रह जाएगा y स्क्वायर, यहाँ प्लस है माइनस कामन निकला है तो माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ माइनस 5 कामन निकला है तो यहाँ पे प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये y क्यूब माइनस 3y प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसका क्यूब पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देश डिवाइड बाई देश। तो अब y से होता है तो y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर से आता है y क्यूब, अब माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर, y स्क्वायर नहीं है तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर और प्लस y, तो माइनस साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा, और माइनस 4y स्क्वायर, माइनस 4y, 2y स्क्वायर माइनस 4y। अब इसमें 2 कॉमन है तो यहाँ पे रह जाएगा y स्क्वायर माइनस y। ठीक है, तो अब ये y स्क्वायर माइनस 2y यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये y स्क्वायर माइनस y, ये में मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर माइनस y, तो अब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो y स्क्वायर माइनस y। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है, ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा, और माइनस 2y प्लस y से आता है माइनस y और प्लस 1। ठीक है, तो ये y स्क्वायर माइनस y यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस y को अगर मैं माइनस y से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे y स्क्वायर आता है, माइनस y मल्टीप्लाई बाई माइनस y से आता है
अगर यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1 में यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ठीक है, -1, तो यहाँ पे रह जाएगा y -1, ये y -1 हो जाएगा। अब ये y स्क्वायर माइनस वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y मल्टीप्लाई बाई y से आता है y स्क्वायर, और -1 मल्टीप्लाई से -y आता है, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ HCF आ जाएगा y -1 हमारे साथ HCF आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया। नंबर 8 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर द रूट 3x + 2 इज इक्वल टू +6 इज इक्वल टू 2। आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन सेट मालूम कर ले और फिर वेरीफाई कर ले। तरीका क्या है, अंडर द रूट 3x + 2 सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। जब यहाँ में 6 माइनस कर लो, 6 ख़त्म हो जाएगा और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर द रूट 3x + 2 इज इक्वल टू 2 - 6 से आता है -4। स्क्वेयरिंग यहाँ पे लिख ले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 3x + 2 अंडर द रूट स्क्वेयर इज इक्वल टू -4 स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो 3x + 2 आ जाएगा, और -4 स्क्वेयर से आता है 16, +2 उस साइड से -2 हो जाएगा, 16 - 2, तो 3x इज इक्वल टू 14। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो x हमारे साथ आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 3। अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी है कि वेरीफाई कर लें। तो वेरिफिकेशन, इस इक्वेशन 1 नाम दे, पुट x इज इक्वल टू 14/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 3, और x की जगह पुट कर ले 14 डिवाइड बाई 3 +2 और +6 इज इक्वल टू 2। 3 ख़त्म होता है, 14 + 2 से आता है 16 +6 इज इक्वल टू 2। अंडर द रूट 16 ये 4 के बराबर है, +6 इज इक्वल टू 2। तो 4 + 6 से हमारे साथ आता है 10 आता है, 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अंडर द रूट 16 से हमारे साथ आता है +-4, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ +4 लगाए तो 10 इज इक्वल टू 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर हम अंडर द रूट 16 के आंसर -4, क्योंकि -4 भी आ सकता है, ठीक है, तो -4 + 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे साथ 6 - 4 से 2 आता है, और 2 इज इक्वल टू 2। तो इसी केस में सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अगर अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 हो तो इसी केस में सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर अंडर द रूट 16 की वैल्यू -4 हो तो इसका सोल्यूशन फिर पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये प्लस है, x की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे प्लस आई है, ठीक है। तो ये 16, इसका मतलब कि 16 का आंसर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी कंडीशन में अगर यहाँ प्लस हो तो फिर इसी कंडीशन में सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, और ये खाली सेट होगा। ये हमारे साथ इसी केस में खाली सेट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो ये 16 का आंसर +4 होना चाहिए। तो +4 की कंडीशन में सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, खाली सेट होगा। तो पार्ट नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 9 है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 - x। इसका ग्राफ ड्रा कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए y की मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर ले, x की मुख्तलिफ वैल्यू में 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3 पुट करता हूँ। x अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर तो y की वैल्यू 1 आएगी। x अगर मैं 1 पुट को 1 - 1 से 0, अगर मैं 2 पुट कर लो 1 - 2 से -1 आता है, अगर मैं 3 पुट कर लो 1 - 3 से -2 आता है, अगर -1 पुट कर लो तो 1 - -1 तो इससे +2 आता है, अगर -2 पुट कर लो 1 - -2 तो इससे +3 आता है, अगर -3 पुट कर लो तो +4 आता है, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें। इसके अलावा आप ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं,
एक्स डैश और वाई डैश और ये ऑरिजिन है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ x 0 हो तो y 1 होगा। ये परस करें 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो 0 पे हमारे साथ 1 है, मतलब ये वैल्यू है। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y हमारे साथ 0 है, मतलब ये पॉइंट। x अगर 1 हो तो y 0 है। इस पॉइंट पे x 1 है और y 0 है। अगर 2 हो तो -1 है, 2 ये है तो इस पे -1, मतलब ये पॉइंट है। ये -2 पे -1 है, -2 नहीं बल्कि -1 ये है, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। अगर 3 पे -2 है तो फिर ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह -1 पे 2 है, -1 ये है तो इस पे 2 है, -2 पे 3 है, -3 पे 4 है। तो हमारे साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसको अगर आप ग्राफ पेपर ड्रा कर लें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आप इस तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 10 है, लेट ए हमारे साथ है पार्ट नंबर 10। ए हमारे साथ है 0 0, बी है A0, और सी है AB, और डी है 0B, ठीक है। तो इस तरह ट्रायंगल है। इसका क्या मालूम करना है? वेरीफाई डायगोनल आर इक्वल। ये साबित कर ले कि इसके डायगोनल बराबर है। फर्ज कर ये A0 0 है, ठीक है। अब ये B है, A0 x A है और y 0 है। अब ये C है, AB, और ये हमारे साथ D है 0B, ठीक है। तो ये हमारे साथ AD है और ये हमारे साथ ये है, ठीक है। तो अब हम साबित करते हैं कि x की डायगोनल बराबर है। AD और CB या BC बराबर है। तो मैं BC मालूम करता हूँ। तो BC मतलब कि 0 0 है, A0 AB, ये हमारे साथ ये C ये है, C पॉइंट ये है क्योंकि A और B है, ठीक है। और D हमारे साथ ये है 0B। तो AC हम मालूम करेंगे और BD मालूम करेंगे, ठीक है। तो मैं AC मालूम करता हूँ क्योंकि ये AB है, ये A है और ये B है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ AB है, ठीक है। तो अब पहले मैं AC मालूम करता हूँ। तो AC डायगोनल, तो हमारे साथ फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर। तो A - 0 होल स्क्वायर और प्लस B - 0 होल स्क्वायर, ठीक है। AC तो A - 0 होल स्क्वायर और B - 0, x2 - x1 और y2 - y1 होल स्क्वायर। तो AC हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं BD मालूम करता हूँ, BD। तो ये भी वही डिस्टेंस वाले फार्मूले से, BD x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 0 - A होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 B - 0 होल स्क्वायर। तो 0 - A होल स्क्वायर से आता है A स्क्वायर और B स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इट इज प्रूव दैट डायगोनल आर इक्वल एन। फ्रॉम फर्स्ट एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो पार्ट नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। इलेवन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी x + 3 डिवाइड बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x - 5 डिवाइड बाई 3। तो 2 3 ख़त्म करने के लिए इसका LCM 6 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6। तो 6 × x + 3 डिवाइड बाई 2
और 6 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई 3। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स से आता है 3x प्लस 3 3 जार 9 लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 10। अब ये 3x और ये प्लस 2x यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 10 और ये प्लस 9 उस साइड पे माइनस 9 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x से आता है x लेस देन और इक्वल टू माइनस 19। ठीक है, तो x की वैल्यू या 19 के बराबर होगा या 19 से कम होगा। ठीक है, तो 11 हमारे साथ सॉल्व है। आखिरी पार्ट, फाइंड a प्लस 1 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 मालूम कर लें। अगर a की वैल्यू 1/2 हो और नंबर 2 अगर a की वैल्यू -1/2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पहले 1/2 पुट करके सॉल्व कर ले और फिर -1/2 पुट कर ले। तो यहाँ लिख ले पुट a इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 और 2 का एलसीएम, 1 का एलसीएम 2 आ गया, तो 1 प्लस 2 1 जार 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 और 2 स्क्वायर से 1 और 4 आता है प्लस 1, 4 4 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 से 3 आता है, 3 डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस 1 ये 4 4 ख़त्म हो गया, 1 रह गया, तो 1 प्लस 1 से 2 आता है विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3/4। अब -1 और 2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 1 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 पुट a इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इंटू -1/2 स्क्वायर प्लस 1। तो इसका एलसीएम ले ले, 2 आ जाएगा, तो -1 और 2 1 जार 2। ठीक है, और यहाँ पे 4 -1/2 होल स्क्वायर से 1/4 आता है प्लस 1, तो विच इज इक्वल टू -1 प्लस 2 से 1 आता है, 1 डिवाइड बाई 2, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, तो 1 प्लस 1 से 2 आता है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 नीचे आ जाएगा और ये एक 2 ये है, तो 1/4। तो पार्ट नंबर 12 सॉल्व हो गया और इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट एंड द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब ये, सबसे पहले आप स्टेटमेंट से डायग्राम बना लें। तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल है तो आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लें। ठीक है, और फिर लिखा इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसमें कोई भी एंगल है उसका बाइसेक्टर ले ले। ठीक है, इसको ए का नाम दे, आपकी मर्जी, इसको बी, इसको सी और इसको डी। थोड़ा मैं ठीक करता हूँ। ठीक है, ये सी और ये डी। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब कि ये एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये जो एंगल ए, इसको इंटरनली हमने बाइसेक्ट किया और ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। अगर हम एक एंगल का बाइसेक्टर ले लें तो इसका जो अपोजिट साइड है, ठीक है, इसको सेम रेशो में बी डी डिवाइड बाई डी सी, बी डी डिवाइड बाई डी सी, ये रेशो बराबर होगा डिवाइड द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशो ऑफ, तो इसका मैंने रेशो ले लिया, इन द रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल, इस रेशो के बराबर होगा जिस साइड पे ये एंगल है। तो ये एक साइड ये है जिस पे एंगल कंटेनिंग द एंगल और दूसरा साइड ये है, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी। इसका मतलब ये है कि ये साबित करना है कि बी डी डिवाइड बाई डी सी ये ए बी डिवाइड बाई ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी
in triangle ABC. In triangle ABC, angle 1 is congruent to angle 2. दोनों congruent इसलिए कि ये राइट बाइसेक्टर है, तो दोनों बराबर है। साबित क्या करना है? टू प्रूव, साबित करना है कि वही जो मैंने लिखा है BD डिवाइड बाई DC या CD, AB डिवाइड बाई AC, AB डिवाइड बाई AC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रा C, इसको मैं CM या जो भी नाम देते CM पैरेलल टू AD, CM पैरेलल टू AD which meets AB at, AB को आप एक्सटेंड कर लें, which meet AB at E, which meet AB at E। ठीक है, मतलब हमने AD का पैरेलल EC ड्रा किया, फिर A को एक्सटेंड कर लिया, इस AB को इसने E पे टच किया। ठीक है, मीट इसके साथ मीट हो गया। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ में साबित करना है कि ये रेशो बराबर इस रेशो का। ठीक है, तो स्टेटमेंट अवर रीज़न, तो स्टेटमेंट सबसे पहले हमें पता है कि AD इज पैरेलल टू CE, AD इज पैरेलल टू CE। ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हमने ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ड्रा की है। जब ये दोनों पैरेलल है तो हमें पता है इसको मैं एंगल 3 का नाम देता हूँ और इसको एंगल 4 का नाम देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 3 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये हमारे साथ अल्टरनेट होंगे, 1 और 3 हमारे साथ, बल्कि 2 और 3 अल्टरनेट एंगल है। अब 1 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, सिर्फ क्योंकि ये दोनों पैरेलल है दोनों और ये एक लाइन है, स्लोप सेम है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, इसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, 1 और 2 भी बराबर है, इसलिए क्योंकि ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 4 की भी बराबर है और 1 हमारे साथ 4 के बराबर है, 1 और 4 हमारे साथ करेस्पॉन्डिंग एंगल है और 1 और 2 भी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 3 हमारे साथ, यहाँ पे देख ले, एंगल 3 एंगल 2 की भी बराबर है। ठीक है, एंगल 3 2 की भी बराबर है, 2 हमारे साथ 1 की भी बराबर है और 1 4 की भी बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 और 4 आपस में भी बराबर है। एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 और इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख ले, 3 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, सारे आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि 3 और 4 भी बराबर है। ठीक है, जब 3 और 4 बराबर है, ठीक है, तो अब एन ट्राइंगल BCE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एन ट्राइंगल BCE, इसमें ये AD पैरेलल है, AD पैरेलल है EC, CA को या EC को, ये हमारे साथ कंस्ट्रक्शन है। सो इसका मतलब, सो BD डिवाइड बाई DC, इसी बड़े ट्राइंगल में BD डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू BA डिवाइड बाई AE, BA। ठीक है,
एक बात रही कि जब ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये कि ए सी जब ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए तो एंगल 3 का अपोजिट साइड ए ई है और एंगल 4 का अपोजिट साइड ए सी है। तो इसका मतलब ये कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई। अपोजिट साइड, इसका रीजन लिख ले, अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स 3 और 4 ये कॉन्ग्रुएंट है, तो 3 का अपोजिट साइड ए ई है और 4 का ए सी है, तो ए सी और ए ई भी बराबर होगा। ठीक है। नाउ एन ट्राइंगल ए बी सी ई, ये जो बड़ा ट्राइंगल है बी सी ई, इसमें ये ए डी ये पैरेलल है ई सी को, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लें, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, और ये हमारे साथ क्या है, कंस्ट्रक्शन है। जब ये बराबर है तो हमारे साथ ये रेशो इस बड़े ट्राइंगल में ये रेशो बी डी डिवाइड बाई डी सी या सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डिवाइड बाई ए ई, बी ए डिवाइड बाई ए ई के बराबर है। ठीक है। प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स आर कट, प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स यहाँ पे लिख लें। ठीक है। प्रोपोर्शनल सेगमेंट आर कट बाई लाइन, प्रोपोर्शनल segments are cut by one side of a triangle, ठीक है, by parallel side of triangle। ठीक है। प्रोपोर्शनल सेगमेंट हमारे साथ बी ए डिवाइड बाई ए ई और ये बी डी डिवाइड बाई ई है। ठीक है। तो ये साइड और ये पैरेलल साइड, मतलब ये साइड और ये साइड इसने कट की है। ठीक है। तो इसलिए बी डी डिवाइड बाई डी सी ये बराबर है बी ई डिवाइड बाई ए ई का। ठीक है। तो जब बी डी डिवाइड बाई सी डी ये बी ए डिवाइड बाई ए ई के बराबर है और हमें पता है कि ए डी सी ई के बराबर है, तो हम सी ई की जगह, सॉरी ये ए डी है, ए सी ये ए ई के बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ए ई की जगह हम ये ए सी पुट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा बी डी, सो बी डी डिवाइड बाई सी डी इज इक्वल टू बी ए या ए बी डिवाइड बाई ए ई, और ए ई की जगह मैं ए सी पुट कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमारा प्रूफ में मैंने यहाँ लिखा था, जो हमने साबित करना था वो साबित हो गया, तो हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। ठीक है। इसको ए ये बी और ये हमारे साथ सी है। ठीक है। एंड ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो ये ए साइड है, तो इसके अपोजिट साइड को स्मॉल ए का नाम दे दे, ये बी है तो इसके अपोजिट साइड को बी का नाम दे दे, ये बी है इसका लेंथ, और ये सी इसका अपोजिट साइड इसको सी दे। ठीक है। तो एन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। मतलब सिंपल है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों साइड की स्क्वायर के बराबर होगा। तो गिवन आप लिख ले एन ट्राइंगल ए बी सी अपोजिट साइड, यहाँ पे लिख अपोजिट साइड टू एंगल ए, इसका लेंथ हमारे साथ स्मॉल ए होगा। इस तरह अपोजिट साइड टू एंगल बी,
इसका होगा बी स्मॉल बी, और अपोजिट साइड टू एंगल सी, अपोजिट साइड टू एंगल सी इसका लेंथ होगा स्मॉल सी। ठीक है, साबित क्या करना है, टू प्रूव बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ड्रा बी डी परपेंडिकुलर इसको डी ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी सच दैट बी डी को आप इसकी लेंथ को h का है, इसको h। ठीक है, इस तरह सी डी इस जगह को आप नाम दें x का, और ए डी जब ये x है तो ए डी क्या होगा, ये टोटल b है और ये x है तो ये हमारे साथ होगा b माइनस एक्स, b माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे साथ ये स्मॉल a, ये स्मॉल c, ये स्मॉल h, ये x, ये b माइनस एक्स और ये टोटल b। ठीक है, अब प्रूफ में हमारे साथ पहले में एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग्स टू ट्राइंगल ए बी सी के साथ इसका इस छोटे एंगल का ट्राइंगल के बी सी डी का मुआवजा करता हूँ। तो इन दोनों में यहाँ भी स्टेटमेंट, यहाँ पे रीज़न, हमें पता है कि एंगल इस ए बी सी ट्राइंगल में एंगल बी, ये एंगल मतलब एंगल ए बी सी ये इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, क्योंकि दोनों 90 है। यहाँ भी पता है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एंगल बी डी सी यहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लें राइट एंगल इसलिए है कि ये एंगल, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन भी परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एंगल भी 90 होगी। ठीक है, इसी तरह एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, इसलिए कि ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हमारे साथ ये एंगल इस यहाँ की इस एंगल के बराबर होगी, इस तरह एंगल सी के बराबर हो गई। तो तीसरा एंगल रहता है यहाँ भी एंगल सी बी डी, ये वाला सी बी डी, और यहाँ पे है बी ए सी, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। इस बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस छोटे इस ट्राइंगल में ये वाला सी बी डी कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसका मतलब ये है कि जब दो एंगल बराबर हो तो तीनों एंगल का मजमू 180 है तो तीसरा एंगल ज़रूर बराबर होगा। मतलब एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे की करस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल दूसरे के बराबर होगा तो तीसरा ज़रूर बराबर होगा, क्योंकि हमारे साथ सम 180 है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तीनों एंगल जब बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे बल्कि सिमिलर होंगे। ठीक है, बाय डिफिनीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल या बाय डिफिनीशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जब तीनों एंगल बराबर हो तो सिमिलर होंगे, यह हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस बी बाई ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। इसका हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, और इसका दूसरी छोटा ट्राइंगल इसका हाइपोटेन्यूज ये है ए डिवाइड बाई एक्स, इसका बेस ये है। तो बी डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई एक्स के बराबर होंगे बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, बाई सिमिलरिटी, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो इसके रेशो भी बराबर होंगे। बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इस तरह बेस बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर बाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बी बाई ए बाई एक्स के बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो बी एक्स
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ दो ट्राइंगल ले, इस ट्राइंगल ए बी सी इस ट्राइंगल के साथ मुआवजना करता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में यही चीज़ है, पहला राइट एंगल है ये वाला एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू इस ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, एंगल ए डी बी, और इसका रीज़न क्या है, राइट एंगल्स, ये भी ये 90 है और इस तरह ये एंगल भी 90 है, इस तरह ये रीज़न लिख ले, ठीक है। दूसरे नंबर पर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है, और इस तरह तीसरा एंगल ये वाला ए बी सी, ए बी डी, और इस तरह दूसरे में एंगल कौन सा मैंने लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसमें भी है दोनों में, ठीक है। और तीसरा एंगल जो रहता है इसमें ए बी सी नहीं है, ये ए बी सी नहीं है, ये ठीक है, और एंगल ए हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब एंगल सी रहता है, एंगल सी इस ट्राइंगल में एंगल सी, और इस छोटे ट्राइंगल में एंगल ये वाला एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये कम्प्लीमेंट है, क्योंकि दो एंगल बराबर हो तो तीसरा ज़रूर बराबर होगा, ठीक है। तो वही रीज़न यहाँ पे भी लिख लें। तो अब इस तरह लिखे कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, फर्स्ट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो जब ये आपने लिख लिया तो इसमें भी रेशो ले लें, ठीक है। बी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। अब इसमें इस ट्राइंगल में बेस ये है और हाइपोटेन्यूज सी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, सी डिवाइड बाई बी माइनस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या इस तरह लिख लें, ये बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी मल्टीप्लाई कर ले तो बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिख ले एड, इसकी रीज़न और इसकी रीज़न सेम है, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर ले तो बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो ये बी एक्स माइनस बी एक्स खत्म हो जाएगा, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो थ्योरम प्रूव हो गया, आवर पाइथागोरस थ्योरम, आवर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, अगर एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर ना हो, द लॉन्गर साइड हैज एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर अपोजिट टू इट, मतलब कि जो साइड बड़ा हो उसका अपोजिट साइड, उसका अपोजिट वाला एंगल भी, उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी छोटे साइड के अपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं एक एनी ट्राइंगल में बनाता हूँ, अब इसको मैं ए का नाम देता हूँ, ये बी, आपकी मर्ज़ी है, इसको ए का नाम दे दे, इसको बी, इसको सी। अब हमें पता है कि ए सी ए बी सी ग्रेटर है, ठीक है। तो जब ए सी ए बी सी ग्रेटर हो तो ए सी का अपोजिट साइड एंगल बी है, तो एंगल बी एंगल सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो गेवन में आप लोग लिख ले, एन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें ये ए सी साइड यह हमें गेवन है, अनइक्वल मतलब कि ए सी साइड ए बी सी ग्रेटर है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित करना है कि एंगल ए बी सी ये बड़े साइड वाला एंगल है, अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए बी सी विल बी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंगल ए सी, ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन हम इसमें करते हैं, कंस्ट्रक्शन, टेक ए पॉइंट ऑन ए सी, ए सी पे कोई ऐसा पॉइंट ले ले, टेक ए पॉइंट ऑन ए सी, टेक ए पॉइंट डी ऑन ए सी,
सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। मतलब डी एक पॉइंट ऐसा ले ले कि ए बी और ए डी बराबर हो और जॉइन डी टू बी, मतलब कि ये डी इस बी के साथ ज्वाइन कर ले। ठीक है, अगर जिसको एंगल 1 का हो इसको एंगल 2 का नाम दे। ठीक है, अब प्रूफ है, स्टेटमेंट और रीजन है। तो ट्राइंगल ए बी डी हम लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में हमें पता है कि ए बी साइड ये कॉन्ग्रुएंट है ए डी का, और ये हमारे साथ क्या है, कंस्ट्रक्शन है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 का, क्योंकि 1 और 2 क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अब अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अब हमें पता है कि एंगल 2 एंगल सी से ग्रेटर है, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी, ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि ये एंगल 2 इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, तो इसलिए ये 2 सी सी ग्रेटर है। तो जब 2 एंगल सी से ग्रेटर है तो 1 भी इससे ग्रेटर, क्योंकि 1 और 2 बराबर है। जब 2 इस एंगल से ग्रेटर है तो 1 भी ग्रेटर होगा। सो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी, बिकॉज रीजन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, तो जब 1 एंगल सी से ग्रेटर है तो ये ए बी सी, ये भी सी से ग्रेटर होगा। सो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन, ये एंगल ए बी सी ये ग्रेटर होगा एंगल ए सी डी से, क्योंकि जब ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल ज़रूर बड़ा होगा। बेकार यह रीज़न में लिख ले कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल बी डी सी, क्योंकि हमें पता है कि ये टोटल एंगल इस दोनों के सम के बराबर है। जब 1 ग्रेटर है तो टोटल, जब 1 इस एंगल से ग्रेटर है तो ये टोटल एंगल ज़रूर इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये साबित हो गया। हेंस प्रूव्ड आवर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन ए पॉइंट बी और सी पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट सच दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम ड्रा कर लें। एक्स डैश वाई डैश ऑरिजिन। तो पहला पॉइंट ए -4 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में है, 1 2 3 माइनस डायरेक्शन में, या भी माइनस में जाए तो हमारे साथ ये पॉइंट है ए -4 -2, और बी हमारे साथ है 1 -3, 1 पॉजिटिव एक्स में -3 नेगेटिव एक्स। ठीक है, नेगेटिव वाई में, तो ये बी हो गया 1 -3। और सी हमारे साथ है 3 1, ये पहले कोऑर्डिनेट में 1 2 3 और ये 1, मतलब यहाँ पे है सी यहाँ पे है। और डी मालूम करना यहाँ पे है कि डी इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो डी यहाँ पे होगा, ये डी हो गया। ठीक है, पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यह डी को हम कहते हैं एक्स वाई। हम मेट पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेट पॉइंट फार्मूला पार सी बी डी डायगोनल बी डी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं मेट पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लूँ तो इस मेट पॉइंट को मेट पॉइंट या ए पहले में ए सी के लिए मैं मेट पॉइंट मालूम करता हूँ फॉर ए सी। ठीक है, तो
ये हमारे साथ मेट पॉइंट है और इसको मैं x1 y1 का नाम देता हूँ, x1 y1, ठीक है। तो हमारे साथ मेट पॉइंट फार्मूला x1 y1 है पर AC, ठीक है, AC डायगोनल के लिए। तो ये हमारे साथ है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 x2 ये हमने मालूम करना है मिड पॉइंट, क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। x1 हमारे साथ इसमें है AC में -4 और C हमें गिवन है -4 और 3 1 है, -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और y1 y2 -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो x1 x2 हमारे साथ आ जाएगा, x1 y1 हमारे साथ आ जाएगा। -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 से आता है -1/2 और -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से आता है -1/, मतलब ये मिड पॉइंट हमारे साथ है -1/2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1/2 -1/2, ठीक है। अब दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करता हूँ दूसरी डायगोनल के लिए, BD डायगोनल के लिए। तो यहाँ पे मिड पॉइंट x y ये हमारे साथ, ये हमने ऑलरेडी मालूम किया, -1/2 -1/2, ठीक है। और x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अवर y माइनस 3, वही फार्मूला मैंने अप्लाई किया, ठीक है। अब ये इसके बराबर होगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये -1/2 के बराबर होगा, अवर y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 y के बराबर होगा -1/2, ठीक है। बहुत सारे मल्टीप्लाई बाई 2, तो x प्लस 1 हमारे साथ आ जाएगा -1 का, ठीक है। या x इज इक्वल टू +1 उस साइड पे -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2, ये -1 है। और इस तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ख़त्म हो जाएगा, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1, या y इज इक्वल टू -3 उस साइड से +3 हो जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ D आर -2 अवर 2। तो ये हमारे साथ ये पॉइंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है -2 2, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व हो गया, या ये करना है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इन दोनों में आप लोगों ने एक करना है, एक सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये है कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू सम ऑफ 2 स्क्वायर हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ऐसा स्क्वायर ड्रा कर ले जिसका एरिया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के एरिया के बराबर होंगे, ठीक है। तो पिथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर हम 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगर हम बेस 3 ले लें या बेस 4 ले लें, ठीक है, और परपेंडिकुलर 4 ले लें, तो इससे हमारे साथ 5 स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज 5 आता है, ठीक है। तो अगर हम पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हम 3 ले लें, ये हम 3 ले लें और ये हम 4, मतलब ये साइड हम 3 ले लें और ये 4, ये आप स्केल भी सही लेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री एंगल, तो हमारे साथ ये 5 बराबर होगा। तो मतलब कि हम वी विल ड्रा ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। तो एक साइड 5 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रा कर ले, ठीक है। तो स्टेप में यह लिख ले कि ड्रा एंगल ऑफ 90, आई ड्रू एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। प्रकार यहाँ पे रख रहे और 90 डिग्री एंगल ये 60 का होगा, ये 120 का होगा। तरीका आपको पता है, पहले आर्क ड्रा करेंगे, कंपास उसी तरह ओपन होगा, चेंज नहीं करेंगे, ये ड्रा करेंगे, फिर दूसरा, और फिर इसको इसका यहाँ पे रख ले, यहाँ आर्क ड्रा करते, यहाँ पे रख ले, यहाँ ड्रा कर ले, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा और 5 सेंटीमीटर ये काट ले, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना ले इसी तरह, और यहाँ स्टेप्स में लिख ले 60 80 120 और ये भी 90 होगा, तो ये दूसरा आ जाएगा,
ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर काट ले और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर ले तो रिक्वायर्ड स्क्वायर आपके साथ बन जाएगा। ठीक है, स्टेप आसान है। स्टेप से लिख ले कि ड्रा आई ड्रू ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर with the help of compass या with the help of protractor I drew angle, this angle, name this angle and draw this angle 90 degree. With the help of compass I drew this angle 90 degree. Then I cut 5 centimeter this line and join B to C या इसको नाम दे या C to D, ठीक है, which is the required square. तो इसी के साथ स्वाद बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं 9 और 10 क्लास का मैथ्स शुरू करूँगा। तो आप मेरा चैनल 8 क्लास मैथ्स, 9 क्लास मैथ्स और 10 क्लास मैथ्स के स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक्स।